हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है जी। और इन्होंने इसको बनाया इक्विटी। अब इक्विटी का जो ये एक मैं कह सकता हूँ कि एक मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल। इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, जी। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी दी गई है उसका है मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। करेक्ट। अब कोर्ट्स ने जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप की, जो मुझे अर्लीस्ट केस जो ध्यान में आता है वो एनएम थॉमस वाला केस है, जी। जो कि मेरे ख्याल से इमरजेंसी के टाइम पे आया था। और उसमें जो दो लेफ्टिस्ट जज थे, जबरदस्त लेफ्टिस्ट जज, मतलब उनकी हिस्ट्री है पूरी, दोनों केरला के थे, के मैथ्यू और वीके कृष्णा अय्यर। उन्होंने ये पूरा का पूरा जो है ये डेवलप किया इक्विटी वाला। तो क्या उन्होंने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर सब्सटेंटिव जस्टिस करके ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया और उसमें उन्होंने वो ऑपरेसर ऑपरेस्ड वाला जो मार्क्सिस्ट बाइनरी है वो लगाया। और तब से आज तक हम उसी पे चले आ रहे हैं। इंदिरा साहनी में भी इसी के ऊपर, क्योंकि ये 7 जज जजमेंट था, तभी इंदिरा साहनी वाला जो बेंच बना था वो 9 जजेस का बेंच बना था। और इसके पहले इन्होंने एक दोराई स्वामी और जो जजमेंट थे उनको ओवर रूल किया था। तो ये जो बेसिक जो आपका जहाँ से सही है आता नेटवर्क कि है नहीं जिसको बोलते हैं है? इक्विटी। जी सर। हेलो। हाँ, तो जिसको इक्विटी जो शब्द आया है ना, ये तो इक्विटी की जी। बेसिस वो ऑपरेसर ऑपरेस्ड बाइनरी है। तो इसका डिस्कशन कैसे इसमें लाया जा सकता है कि साहब ये फंडामेंटल यहाँ से आता है, ये ही गलत है, इसको देखिए रिविजिट मैं करना ऐसा चाहिए। मे बी वी रिक्वायर एन देखिए 11 मैं जज ऐसा बेंच समटाइम। देखिए मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि टू मेनी थिंग्स स्पॉइल द केक। जो नहीं, दैट इज ओके, सुप्रीम कोर्ट दैट वी अंडरस्टैंड। मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, लोग भी समझे मैं कि साहब ये नहीं सब मैं तमाशा आता कहाँ से है। देखिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ये तमाशा अगर इसको देखा जाए तो वो जेम्स मिल की जो किताब है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हाँ, वहां से बिल्कुल ये वहां से। शुरू हो रहा है। इसकी जो उत्पत्ति है, इस ये पूरी जो ऑपरेसर ऑपरेस थ्योरी की जो केंद्र है, वो जेम्स मिल की जो किताब है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वहां से शुरू हो रहा है। उसको कार्ल मार्क्स ने भी लिया है अपनी राइटिंग्स में, उसी चीज को बोरो किया है। और फिर वो रोमिला थापर और सारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने यही ऑपरेसर और ऑपरेस थ्योरी को बोरो किया है। हम लोगों को इसमें जो एक पूरी बात कही जा रही है, एक तो थोड़ा सा इशू डिविएट हो जाएगा, पर क्योंकि आपने सवाल पूछा है मैं बता देता हूँ। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो लिटिगेशन है उसका स्कोप क्या है पहले, और जो हम लोग बात कर रहे हैं उसका जोन क्या है। जो हमारा लिटिगेशन है मैं आपको बताना चाहता हूँ आबिद सलीम ताडवी। आबिद तड़वी। सलीम ताडवी के केस में एक पिटिशन डाली गई 2019 में, जिसमें रोहित वेमुला जी की मदर भी उसमें पार्टी हैं। और 2019 में इंदिरा जयसिंह के माध्यम से और उन लोगों ने ये रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली। 2019 से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बराबर मॉनिटर कर रही थी और केंद्र सरकार को और यूजीसी को बराबर कह रही थी कि आप इसमें कोई और मैकेनिज्म लाइए। जो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है समझने वाली, कि जो ताडवी के केस में उन्होंने रिट याचिका लगाई, उसमें बेसिकली उनका जो पूरा थ्रस्ट था, जो पूरी रिट याचिका में उनका कंटेंशन था, वो ये था कि जो 2012 के रेगुलेशंस हैं, उसमें जो कमिटी बनी हुई है या जो उस रेगुलेशंस में जो अथॉरिटीज़ हैं जो उसको चला रहे हैं, वो इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि वो वहीं से उत्पन्न होते हैं। तो कोई एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज़्म होना चाहिए। मैं फिर से इस बात को बताना चाहता हूँ, उस पूरी पिटिशन में या उस पूरे में कहीं ये नहीं था कि ऑपरेसर ऑपरेस की थ्योरी लाई जाए या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की थ्योरी लाई जाए, ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि इसमें जो मैकेनिज़्म्स हैं, जो कमिटीज़ हैं, वो सही नहीं है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है 2012 रेगुलेशन का। तो जब वो पूरा मैटर सुप्रीम कोर्ट में डेलिब्रेट होना शुरू हुआ, तो हुआ कि भाई और बेटर रेगुलेशंस लाए जाएँ। फिर जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आई कि हमने एक कमेटी बनाई है और नए रेगुलेशंस हम इसको डेलिब्रेट कर रहे हैं और ड्राफ्ट रेगुलेशंस भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए गए, तो ये एकदम से एक शॉकर है जो अभी हमारे सामने उभर के ये यूजीसी रेगुलेशंस 2026 आया है। तो आज एक मिनट इंटरप्ट करूं आपको। हाँ जी सर, जी सर।
ये जो आबिदा सलीम तड़वी वाला जो केस है, ये 2019 में फाइल हुआ था जी सर, जी सर। और 2019 के बाद में इसकी पहली जो हियरिंग हुई थी वो 2025 में हुई थी। नहीं, 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 उसके बाद 2000 भी हुई है। 2024 के एंड में हुई थी। नहीं, 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 उससे पहले भी इसकी हियरिंग हुई है। इसकी हियरिंग पहले भी हुई है, नहीं, सारे वो ऑर्डर्स बार लगे बार हुए आया हैं। है, लेकिन उसमें जो है वो उसपे पहले तो नोटिस ही नहीं सर्व हुए 2-3 साल तक, 4 साल तक। जी, 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 जी। हाँ, रजिस्ट्रार कोर्ट में रहा काफ़ी दिन तक हाँ, मामला। और 2024 उसके तक तो बाद हाँ, रजिस्टर जी, ही नहीं हुआ। 2024 के एंड में पहली बार ये इफेक्टिव हियरिंग हुई है जी। इसकी। इसमें 6 जुलाई 2023 को नोटिस जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ऑनरेबल जस्टिस बोपन्ना साहब और ऑनरेबल जस्टिस सुंदरेश साहब की बेंच ने, इंदिरा जयसिंह का नाम भी ऑर्डर शीट में रिफ्लेक्ट हो रहा है उनकी बहस के ऊपर। और उसके बाद नहीं, जो इनिशियल इशू नोटिस का ऑर्डर है वो 20 सितंबर 2019 का है। और उसमें फिर एक आईए फाइल हुई थी 2023 में, जिसमें नोटिस जारी किया गया था। तो इनिशियल जो नोटिस जारी हुआ था इसमें, वो 2019 में हुआ था, 20 सितंबर 2019 को। उसके बाद 4 साल तक मैटर जो है वो रजिस्ट्रार कोर्ट में सर्विस के आधार पे पेंडिंग रहा। फिर जुलाई 2023 में इसमें एक आईए फाइल की गई जिसमें नोटिस जारी किया, और फिर ये मामला मतलब सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में और तेजी से आगे बढ़ा। बट बी दैट एज इट मे, मैं जो कहना चाह रहा था। 2025 में इन्होंने ड्राफ्ट रेगुलेशंस बना के दिए भी थे, जिसपे इंदिरा जयसिंह ने ऑब्जेक्शन किए, जी, और जी, जी, उसके जी, जी। बाद फिर वो इन्होंने इंदिरा जयसिंह से मिलके ही नए जी। रेगुलेशंस बना दिए। जी, जी, जी। और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी हियरिंग में ये भी डाला कि जो हमारे सामने रेगुलेशंस आए हैं, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का इस ताडवी के केस में ऑर्डर पढ़ेंगे 24 अप्रैल 2025 का, 24 अप्रैल 2025 के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने 3 पॉइंटर्स रखे हैं। जिसमें अमित कुमार के जजमेंट में जो नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया। और जो और भी रेगुलेशंस हैं, किस-किस एरिया में बनने चाहिए, उन सारी चीज़ों पे भी सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग की है। तो बी दैट एज़ इट मे, ये सब चल रहा था। पर ये जो अब देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा पॉइंट है, आज आपने मुझे अपने चैनल पे अपनी बात रखने के लिए बुलाया है। तो क्या आपने मुझे यहाँ पे कोई इल्लीगल बात बोलने के लिए बुलाया है? आज क्या तर्क दिया जा रहा है? आज तर्क ये दिया जा रहा है कि कि कोर्ट ने कहा था ऐसे रेगुलेशंस बना दो। अगर जो पहला तर्क दिया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कोर्ट ने कहा था रेगुलेशन बना दो। कोर्ट जब कह रही है आपको रेगुलेशन बनाने को या पॉलिसी फ्रेम करने को, तो उसका मतलब ये होता है कि संवैधानिक पॉलिसी बनाई जाए। कोर्ट कभी ये थोड़ी ना कहेगी कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बना दीजिए। या संजय दीक्षित सर ये थोड़ी ना कहेंगे कि आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो आप आके इल्लीगल बात करके या हेट स्पीच दे के चले जाइए। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है, तो अपनी बात आपको जो जनरल प्रिवेलिंग लॉ है उसके तहत अपनी बात रखनी है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो आपका सवाल था, अब उस पे आ जाते हैं, जो एक डीपर क्वेश्चन आपने पूछा है ऑफ दिस थ्योरी ऑफ ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है, मैं बताना चाहता हूँ, ये मसला जो है, ये पूरा जो मसला है, इसको एक गलत कलर देने की कोशिश की जा रही है। अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेक्शन 3E में डिस्क्रिमिनेशन वर्ड ऑलरेडी डिफाइंड है। और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ऑल एनकम्पासिंग है, जिसमें सारे लोग आ रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स, सारे स्टेक होल्डर्स, हर व्यक्ति उस डेफिनेशन की श्रेणी में आ रहा है, उस डिस्क्रिमिनेशन की श्रेणी में आ रहा है। तो 3C लाने का मतलब क्या था, ये टोटल एक, मैं अगर इसको बहुत ही एक प्लेन लैंग्वेज में कहूँ तो एक बदमाशी की गई। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड स्टडी होनी चाहिए। और जो ये थ्योरी दी जाती है ऑप्रेसर और ऑप्रेस की, इसके बारे में अध्ययन होना चाहिए, और इसका हमने कुछ अध्ययन भी किया। जो सूफिया पठान जी हैं, उन्होंने इस पे बहुत अच्छी एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने पूरा डेटा का एनालिसिस किया है। तो वो एक चीज़ है जो सारे लोग जो व्यूअर्स हैं वो उसको पढ़ सकते हैं। और उसमें एक जो उनकी किताब का मेन थ्रस्ट है वो ये है कि अगर 100 क्राइम दर्ज हुए इस देश में, तो ये बताया जाता है कि एससी-एसटी के खिलाफ ये 5 क्राइम आए, और प्राइस क्राइम में ऐसे-ऐसे क्राइम बढ़ा। पर ये नहीं बताया जाता है कि अल्टीमेटली 95 क्राइम्स और भी दर्ज हुए थे। तो सारे जो डेटा है उसका एनालिसिस आज तक जो हुआ है, जो पोर्ट्रे किया गया है, वो एक एससी-एसटी के एंगल से किया गया, बिना ये बताए कि नेशन वाइड क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का क्या डेटा रहा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसमें महालिंगम बालाजी की बड़ी अच्छी किताब है द ब्राह्मण जेनोसाइड, उसको भी हमें पढ़ना चाहिए। मैं इन सब चीज़ों से अलग जाके, एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे गढ़मुक्तेश्वर में रिसेंटली एक एग्ज़ाम्पल आया, जहाँ पे एक
जो आप कह सकते हैं जनरल कैटेगरी के जो कम्युनिटी है उनको प्रताड़ित किया गया, जूते बाँध के गले में उनके साथ अन्याय किया गया, भेदभाव किया गया। तो मेरा पॉइंट इन कहने का ये है कि हम और आप यहाँ पे जो बात रख रहे हैं वो ये रख रहे हैं कि हम यहाँ पे किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ या किसी भी कास्ट के खिलाफ नहीं है, किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर भेदभाव हो सकता है, तो वो किसी के भी खिलाफ हो सकता है। ये प्रिज़्यूम करना कि भेदभाव सिर्फ़ एक वर्ग करेगा दूसरे वर्ग के खिलाफ, ये टोटली गलत है, ये असंवैधानिक है, इट हैज़ नो रीज़नेबल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट sought टू बी अचीव्ड, इसका कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं है और इसीलिए इस तरह का कानून जो बनाया गया है, जिसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लाया गया है, जिसमें रैगिंग को एक्सक्लूड किया गया है, जिसमें हॉस्टल्स में सेग्रीगेशन और क्लासरूम्स में सेग्रीगेशन की बात कही गई है, ये टोटली अनजस्टिफाइड है। हम सब मानते हैं, मुझे लगता है आप भी यही बात कहेंगे और सारे लोग सारी बात जो आज सुन भी रहे होंगे, यही बात कहेंगे कि किसी के भी खिलाफ भेदभाव नहीं होना चाहिए।